ये कितने बिट का प्रोसेसर था? 4004। ये 4 बिट का प्रोसेसर था। बिट का मतलब क्या होता है? बिट मतलब या 0 या 1 को हम बोलते हैं बिट। ये कैसी डिजिट होती हैं? 0 एंड 1। दीज आर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट्स होते हैं। एंड 4 बिट कितना होता है? 4 बिट को अपने क्या बोलते हैं? निबल। 8 बिट को क्या बोलते हैं? बाइट। वर्ड लेंथ। इधर देखो, बिट मतलब 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स हैं। 4 बिट को कहते हैं निबल और 8 बिट को कहते हैं बाइट। 1 बाइट या बाइट 8 बिट को कहते हैं। सेकंड आती है वर्ड लेंथ। किसी भी प्रोसेसर की जो वर्ड लेंथ होती है वो डिपेंड करती है उस प्रोसेसर के टाइप पर। उस प्रोसेसर का टाइप क्या है, किस टाइप का वो प्रोसेसर है, ठीक है, वो उसको कहते हैं वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ का मतलब, वर्ड लेंथ का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोसेसर कितने डेटा को प्रोसेस करता है। अगर मैं ये बोलूँगा कि इस प्रोसेसर की वर्ड लेंथ कितनी है, 4 बिट है, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये एट ए टाइम में 4 बिट डेटा को प्रोसेस करता है। नहीं, बैंडविड्थ कहाँ से बोलोगे? मतलब ये वर्ड लेंथ मतलब वो एक बार में कितने डेटा को प्रोसेस कर रहा है। अगर कोई प्रोसेसर 8 बिट का होगा तो आप क्या कहोगे? वो 8 बिट डेटा को एक बार में प्रोसेस करता है। उसके बाद में जैसे आजकल जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कंप्यूटर में? पेंटियम का आया, फिर i3 आया, i5 आया, i7 आया, i3 i5 सुना है क्या? ड्यूअल कोर, ठीक है। ये सारे 32 बिट के प्रोसेसर होते हैं। और जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं वो सारे 64 बिट के आ रहे हैं। तुम तो विंडो होती है वो 64 बिट पे चलती है ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं 32 बिट के, 64 बिट के आते हैं ना सॉफ्टवेयर। जो 64 बिट का होगा वो 64 बिट में ही चलेगा, जो 32 बिट का होगा वो 32 बिट में चलेगा। तो जो 64 बिट के प्रोसेसर आ रहे हैं, जैसे i7 आ रहा है, i3 आ रहा है, i5 आ रहा है, तो वो प्रोसेसर क्या करते हैं? एक बार में कितने डेटा को प्रोसेस करते हैं? 64 बिट डेटा को प्रोसेस करते हैं। 64 बिट मतलब कितना हो गया? 8 बाइट। 8 बाइट हो गया ना, क्योंकि 8 बिट में क्या होता है? 1 बाइट। तो 64 बिट में कितना हुआ? 8 बाइट। 8 बाइट हुआ ना, तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी हुई? 8 बाइट। 8 बाइट हुई ना, तो इसका मतलब क्या है? जिसका प्रोसेसर 64 बिट का है, मतलब जो 64 बिट का प्रोसेसर है वो एक बार में कितने डेटा को प्रोसेस करेगा? 8 बाइट डेटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा एक बार में। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का, क्या था? 4004। 1972 में इंटेल ने आया, क्या आया? 8008। ये प्रोसेसर भी कितने बिट का था? 8 बिट का प्रोसेसर था ये। मतलब ये एट ए टाइम में कितने डेटा को प्रोसेस कर रहा है? 8 बिट डेटा को प्रोसेस करेगा। 1974 में इंटेल ने क्या बनाया? 8080, ये भी 8 बिट का था। उसके बाद में 1977 में क्या बनाया था? 8085, ये भी 8 बिट का प्रोसेसर था। फिर 1978 में 8086, ये था 16 बिट का प्रोसेसर। उसके बाद में ये सारे जो प्रोसेसर थे ये 32 बिट के थे। उसके बाद में जो पेंटियम, ड्यूअल कोर, i3, i5, i7, ये सारे 64 बिट के प्रोसेसर थे। तो इनकी वर्ड लेंथ कितनी हुई? 8 बाइट की वर्ड लेंथ थी। मतलब ये एक बार में 8 बाइट डाटा को प्रोसेस करते हैं। फास्ट, थोड़े से फास्ट प्रोसेसर थे। जो ये 1977 में इंटेल ने जो 8085 प्रोसेसर बनाया 8 बिट का, ये प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं? ये बेसिक प्रोसेसर है, मतलब ये फंडामेंटल प्रोसेसर होता है। और हम पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इंटेल का 8085 प्रोसेसर ही पढ़ेंगे, ठीक है। और गेट में, आईएस में, पीएसयू में यही प्रोसेसर आता है।
19 8085 8 बिट का प्रोसेसर है। आगे वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में यही पूछता है। थोड़ा सा और देखें तो IS के अंदर ये 8086 भी आ जाता है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल प्रोसेसर क्या है यही है। एट बिट का अगर प्रोसेसर होगा, अगर उसका टाइप 8 बिट है तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी 1 बाइट की, क्योंकि 8 बिट कितना होता है 1 बाइट के बराबर। अगर वो 16 बिट है तो 2 बाइट की उसकी वर्ड लेंथ रहेगी। अगर वो 32 बिट है तो उसकी 4 बाइट की वर्ड लेंथ रहेगी, एंड 64 बिट है तो 8 बाइट की उसकी वर्ड लेंथ रहेगी। देखो वर्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, वर्ड लेंथ का मतलब होता है कि हमारा प्रोसेसर एट ए टाइम में कितने नंबर ऑफ बिट्स को प्रोसेस करता है। जितने नंबर ऑफ बिट्स को प्रोसेस करेगा वो उसकी क्या होगी वर्ड लेंथ। अगर वो 1 बाइट 8 बिट को प्रोसेस कर रहा है एट ए टाइम में तो इसका मतलब क्या है, उसकी वर्ड लेंथ कितनी है 1 बाइट। अगर वो 16 बिट को कर रहा है तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी है 2 बाइट। अगर वो 64 बिट को कर रहा है तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी है 8 बाइट। प्रोसेसर में क्या आता है, इंक्लूड होता है ALU, CU एंड रजिस्टर। ये तीनों चीज़ें किसमें होती हैं प्रोसेसर में। लेकिन इस प्रोसेसर के साथ अगर मैं टाइमर्स एंड काउंटर्स भी ले लूँ और साथ में मेमोरी भी साथ कनेक्ट करूँ और साथ में नीचे कुछ इंटरफेसिंग सर्किट्स भी कनेक्ट करूँ, तो इस पूरे को अगर मैं एक चिप में डिज़ाइन कर दूँ तो उस चिप को क्या बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे, उसे बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में तो केवल ये 3 चीज़ें ही होती हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर्स एंड काउंटर्स भी रहेंगे, मेमोरी भी रहेगी और इंटरफेसिंग सर्किट भी रहेंगे। ठीक है, तो मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी उसके अंदर होती है, परमानेंट मेमोरी जिसमें वो आपका कोई भी प्रोग्राम और डेटा उसके अंदर स्टोर रहता है, परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है, अब ये देखो इंटरफेसिंग सर्किट्स क्या होते हैं। देखो इंटरफेसिंग सर्किट्स में ये होता है कि जैसे आपका कोई भी ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर क्या करेगा, आपके IO डिवाइस से डेटा को लेगा, रीड करेगा और उसको बाद में आउटपुट में देगा, प्रोसेस करेगा उसको आउटपुट में देगा। लेकिन जितनी भी ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो सारी कैसी होती हैं एनालॉगस डिवाइसेस होती हैं, एनालॉगस होती हैं। टेम्परेचर कैसी है एनालॉग डिवाइस है, और ये स्कैनर है या कीबोर्ड्स में आपके हैं माउस है, ये सारी एनालॉगस डिवाइसेस होती हैं। और कंप्यूटर एनालॉग को नहीं समझता, कंप्यूटर किसको समझता है बाइनरी को, मतलब वो डिजिटल को समझेगा, वो नहीं समझेगा कि एनालॉगस डिवाइस क्या कह रही है। तो जितने भी ये एनालॉगस डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर उसको समझने के लिए कुछ ऐसा हम यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, कुछ ऐसा हम सर्किटरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिससे वो जितने भी एनालॉग हो गया उनको किस में कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो प्रोसेसर उसको रीड करना शुरू कर देगा और अकॉर्डिंग टू उन यानी कि उन बाइनरी नंबर्स के थ्रू वो प्रोग्राम को रन करेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में आप माउस चलाओगे या कीबोर्ड चलाओगे वो सारी फिजिकल डिवाइसेस हैं, उनको कंप्यूटर एज ए डायरेक्ट जज नहीं कर पाएगा। उनको जज करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा सर्किट चाहिए जो क्या करेगा, उन एनालॉग को किसमें कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, बाइनरी नंबर्स में बदलेगा, 0101 की फॉर्म में बदलेगा और कहाँ देगा इस माइक्रो प्रोसेसर को देगा। फिर ये माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता, ये तो कंप्यूटर क्या समझता है, ये सिर्फ बाइनरी समझेगा, ये एनालॉग नहीं समझेगा। तो ये इंटरफेसिंग सर्किट्स क्या हैं, ऐसे सर्किट्स जो क्या करते हैं एनालॉग को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर इस पूरी यूनिट को मैं एक चिप में डाल दूंगा तो उस चिप को क्या कहेंगे माइक्रो कंट्रोलर कहेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में क्या रहता है, ओनली ALU, CU एंड रजिस्टर्स। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगी वो, प्लस माइनस समथिंग लाइक दैट। एंड CU क्या है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करेगी। रजिस्टर्स मतलब टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करेंगे। ठीक है, सेकंड इसमें क्या होती है, इंटरनल मेमोरी नहीं होती, वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, इंटरनली कुछ नहीं होता इसके साथ कनेक्टेड। ठीक है, और इसमें भी ALU, CU और रजिस्टर्स हैं। आपको माइक्रो कंट्रोलर में ये नहीं बोलना इस माइक्रो कंट्रोलर के बीच में ये माइक्रो प्रोसेसर है,
ये इसके अंदर जो ये फीचर्स हैं इनको कंबाइनली हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर अलग है, माइक्रो प्रोसेसर अलग है। हाँ, माइक्रो कंट्रोलर में भी ये 3 चीज़ें आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बोलेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर भी है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये चीज़ें आती है तो उसके साथ और भी चीज़ें आती हैं। तो अगर ये चीज़ें उसमें कॉमन आ रही हैं तो आप इसको ये नहीं बोलोगे कि इसमें ये पार्ट क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। इसमें इंटरनल मेमोरी नहीं होती, इसमें इंटरनल मेमोरी होती है। देखो है, साथ में कनेक्टेड है, मेमोरी कनेक्टेड है। इसमें इंटरफेसिंग सर्किट, टाइमर्स एंड काउंटर्स नहीं होते, ओनली यही 3 पार्ट होते हैं। इसमें इंटरफेसिंग सर्किट्स होते हैं क्योंकि उनको आईओ से क्या करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस से बातें करनी होती हैं, इसलिए उनको कुछ ऐसा सर्किट चाहिए ताकि वो बाहर वाले एनालॉग को क्या डिजिटल में कन्वर्ट कर पाए, ताकि उसको समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो तो कंप्यूटर तो डिजिटल बात समझेगा, बाइनरी नंबर को समझता है वो क्या इनको थोड़ा समझेगा। तो उसमें टाइमर्स और काउंटर्स भी होते हैं, क्योंकि अगर मेमोरी आएगी तो उसमें टाइमर्स भी रहेंगे, काउंटर भी रहेंगे, जो उसको काउंट करते रहेंगे कि कितने टाइम तक ये ऑपरेशन को चलाना है या कितने टाइम तक किसके टाइम बाद इस ऑपरेशन को रोकना है। तो उसके लिए उसमें टाइमर्स एंड काउंटर्स भी रहेंगे। इसे हम जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, मेरे लैपटॉप में i5 प्रोसेसर है। तो i5 प्रोसेसर के थ्रू क्या होगा, मैं उस लैपटॉप में चाहे USB कनेक्ट करूँ, चाहे पेन ड्राइव कनेक्ट करूँ, चाहे उसमें हेडफोन कनेक्ट करूँ, प्रिंटर कनेक्ट करूँ, स्कैनर कनेक्ट करूँ, किसी भी तरह की डिवाइस कनेक्ट करता हूँ तो ये काम करता है। मतलब ये प्रोसेसर आप इसको कैसे भी यूज़ कर लो, ये प्रोसेसर उस एप्लीकेशन को उसको प्रोसेस करेगा। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर से जो भी यूनिट बनेगी वो केवल किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है। जैसे कि हमारे कॉलेज में एक रोबोटिक्स हुआ था, तो रोबोटिक्स में क्या था कि इस तरह का एक पूरा का पूरा मैट था, उसके अंदर कुछ ऐसे ब्लैक लाइन थी, ब्लैक लाइन बनी हुई थी, ये इस तरीके से ब्लैक पाथ था। ये इस तरीके से। तो एक लड़के ने क्या बनाई, एक गाड़ी बनाई, उस गाड़ी के नीचे उसने सेंसर रखा। अब उस सेंसर को उसने कुछ इस तरीके से मतलब बना रखा था कि अगर आप इस यहाँ पे इस पूरे मैट के ऊपर जहाँ पे ब्लैक लाइंस बनी हुई हैं, अगर उसके ऊपर आप गाड़ी को रखोगे तो गाड़ी क्या करेगी, उसके नीचे जो सेंसर है वो इस ब्लैक कलर को सेंस करेगा और अपने आप को चलाता रहेगा। कहाँ पे, इसी ब्लैक पाथ पे। फिर यहाँ पे आके वो गाड़ी मुड़ जाएगी, फिर यहाँ पे यूँ चलती जाएगी, फिर यूँ चल जाएगी, फिर यहाँ चलेगी। मतलब जहाँ जहाँ ये ब्लैक लाइन्स हैं वहाँ वहाँ ही ये चलेगी। तो उसके अंदर हमने माइक्रो प्रोसेसर नहीं लिया, उसके अंदर हमने माइक्रो कंट्रोलर लिया। मार्केट में जाओगे आपको माइक्रो कंट्रोलर की चिप मिलेगी आराम से 3000 रुपये की या 4000 रुपये की, ठीक है। इतनी लंबी चिप होती है। अगर आप उसे खरीद लोगे तो उसके अंदर मेमोरी भी होगी, उसके अंदर इंटरफेसिंग सर्किट भी होंगे, उसके अंदर टाइमर्स एंड काउंटर्स भी होंगे और उसके अंदर ये ALU CD1 रजिस्टर्स भी होंगे। उसके बाद आप उस माइक्रो कंट्रोलर को क्या करोगे, अपने एक सर्किट होता है उसमें मतलब कनेक्ट करके कंप्यूटर से USB के हेल्प से कनेक्ट कर दोगे। फिर कंप्यूटर में आप कोडिंग करोगे, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरा माइक्रो कंट्रोलर कुछ ऐसा डिज़ाइन बने कि वो इसके ऊपर चले, मतलब सिर्फ इसी ऑपरेशन के लिए काम करे। तो आप माइक्रो कंट्रोलर में वैसी कोडिंग कर दोगे कंप्यूटर से और आपका वो जो चिप है वो तैयार हो जाएगी। अब वो चिप किसके लिए काम करेगी, जैसे आपने कोड बनाया है उसी के लिए ही काम करेगी वो चिप। हर एक काम हर ऑपरेशन को नहीं करेगी। वो चिप तैयार होगी, अब आप जो सर्किट बना रही हो उस कार का सर्किट है, उसके अंदर आप इस चिप को इंसर्ट कर दोगे। और वो चिप जैसे वो चिप को इंसर्ट कर दोगे तो आपने जो भी उस चिप में कोडिंग की है, अब वो पूरे का पूरा जो सर्किट है उस कोडिंग के हिसाब से काम करेगा। अब जो आपने जो कार बनाई है उस कार को आप जैसे कहीं भी रखोगे तो वो नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपने उसको ब्लैक लाइन्स के ऊपर रखा तो वो कार क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो उस रोबोटिक्स के अंदर क्या देखा जाता है कि किसका माइक्रो कंट्रोलर सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सबसे बेहतर चल पा रहा है, ठीक है। तो समझ में आया। ये तो किसी भी तरह की एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में आप क्या गाने भी सुनते हो, ये भी सुनते हो, बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारे टास्क करते हो, प्रोसेसर एक ही है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनता है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, माइक्रो प्रोसेसर के बीच में और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में। ये क्या है, पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ अलग से क्या होती है, मेमोरी कनेक्ट होती है। और इस मेमोरी के अंदर क्या रहेगा, इस मेमोरी के अंदर डेटा रहेगा और क्या रहेगा, प्रोग्राम रहेंगे। प्रोग्राम से आप क्या समझते हो, डेटा से तो आप समझते हो कोई नंबर हो सकता है, किसी का वर्ड हो सकता है, कोई सॉन्ग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम का मतलब होता है नॉट प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन। एंड हाँ, प्रोग्राम क्या मतलब होता है, प्रोग्राम्स मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
सेट ऑफ निर्देशों की का सेट। अगर हम बहुत सारे निर्देशों का एक सेट बोले तो उसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। बनाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, जितने भी कंप्यूटर को निर्देश देंगे उनका सेट को हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर है वो हेलो प्रिंट करे, हेलो प्रिंट करे, तो आप क्या कहोगे, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाओगे। माइक्रो प्रोसेसर में 3 तरह के ब्लॉक होते हैं। इफ वी कंसीडर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होंगे, 3 तरह के ब्लॉक्स होंगे, जिसमें बीच में क्या रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर, और इधर क्या रहेगा, आईओ डिवाइसेस। मेमोरी में डेटा एंड प्रोग्राम रहेंगे। ये देखो इधर माइक्रो प्रोसेसर है, और माइक्रो प्रोसेसर से क्या कनेक्ट रहेगा, आईओ और मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर से आईओ डिवाइसेस कनेक्ट है। आईओ डिवाइसेस होती हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कुछ भी हो सकती है, जो मैंने आपको बताया, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर्स, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर से एक्सटर्नली कनेक्टेड रहेंगी, एंड मेमोरी आल्सो एक्सटर्नली कनेक्टेड। ये दोनों चीज़ें इससे एक्सटर्नली कनेक्टेड रहेंगी। इसका माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ इतना पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। तो जो मेमोरी है वो किसकी तरह है, वो एक डमी की जैसी है। वो उसका डमी मतलब जैसे कि मोबाइल का एक डमी आता है, वो ओरिजिनल मोबाइल नहीं होता, वो खुद मतलब कुछ करता नहीं है, वो एक डमी के जैसा है। डमी मतलब एक तरह का मॉडल है ये, और कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कहते हैं ना, बिल्कुल एक तरह का बुत है, उसका कुछ और कुछ काम नहीं है। हाँ, तो मेमोरी क्या करेगा, मेमोरी का काम है, इसमें क्या रहेगा, डेटा रहेंगे, और क्या रहेंगे, प्रोग्राम रहेंगे। और प्रोग्राम्स को मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोला था। और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे, कुछ कोड रहेंगे, कुछ कोड रहेंगे। और इन कोड्स को हम माइक्रो प्रोसेसर में क्या कहते हैं, ऑप कोड, इन्हें कहते हैं ऑप कोड, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या रहेगा, आपकी मेमोरी में क्या रहेगा, डेटा एंड ऑप कोड्स। ऑप कोड्स मतलब जो इंस्ट्रक्शन जो हम देंगे। ऑप कोड को कहते हैं, ऑप कोड को क्या कहते हैं, ऑपरेशनल कोड। मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जिस तरह का काम करेगा उस तरह के जो ऑपरेशनल कोड मतलब कोड्स को क्या कहेंगे, ऑप कोड कहेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, मेमोरी, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो ये क्या करेगा, मेमोरी में से सबसे पहले क्या करेगा, ऑप कोड को चेक करेगा कि मुझे मेरा ऑपरेशन मुझे कैसा काम करना है, चेक करेगा, फिर काम करेगा, फिर वैसा ही रिजल्ट मेमोरी को दे देगा या आउटपुट इन आईओ डिवाइस को दे देगा। तो मेमोरी क्या कर रही है, मेमोरी कुछ करती है क्या, नहीं। मेमोरी से पूरा ये माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड है, यही मेमोरी को पूरा का पूरा यूज़ कर रहा है। ये मेमोरी का कुछ भी यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक डमी के जैसे काम करेगा। और ये माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है, माइक्रो प्रोसेसर क्या अपने आप काम करेगा, ये एक मशीन है, क्या मशीन क्या अपने आप काम करती है, नहीं करती। आप इस मशीन को इंस्ट्रक्शन दोगे तो काम करेगी। क्या आपका मोबाइल अपने आप डायलिंग पे चला जाएगा, नहीं देगा। जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो डायल नहीं हो सकता। तो माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है, माइक्रो प्रोसेसर भी आपसे इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऑप कोड को फिच करेगा। ये जो ऑप कोड है इसको मेमोरी में से क्या करेगा, रीड करेगा,
रीड करने के बाद उस ऑपकोड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोग्राम को रन करेगा। जैसा भी प्रोग्राम है उसको क्या करेगा, रन करेगा। देखो ऑपकोड फेच, ये सब पहले कंप्यूटर क्या करेगा, ऑपकोड को क्या करेगा, फेच करेगा। ऑपकोड मतलब ऑपरेशनल कोड, और फेच का मतलब टेक, लाना। फेच का मतलब क्या होता है, लाना। सबसे पहले क्या लेके आएगा, ऑपरेशनल कोड लेके आएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या बिना ऑपरेशनल कोड के, यानी कि कोई प्रोसेसर काम कर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले प्रोसेसर ये तो समझेगा कि मुझे करना क्या है, तो जो प्रोसेसर को करना है सबसे पहले वो करना जो भी उसको करना है वो क्या है, एक कोड है जो आपने उसमें डाल रखा है। तो सबसे पहले उस कोड को समझेगा, उस कोड को समझने के लिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, वो ऑपकोड को फेच करेगा। ठीक है, मतलब मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा या रीड करेगा। ठीक है, इसको इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम्स को रीड करेगा। सेकंड वो क्या करेगा, मेमोरी में से रीड करेगा किसको, डेटा को। पहले प्रोग्राम को रीड करेगा, फिर उसको प्रोग्राम को रीड करने के बाद उसको लगता है कि हाँ मुझे मेमोरी में से एक किसी डेटा को रीड करना है, तो वो क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा। ठीक है, सेकंड वो क्या करेगा, मेमोरी में से डेटा को क्या करेगा, राइट करेगा। मेमोरी में डेटा को राइट कर देगा, जो कि परमानेंट मेमोरी है उसमें डेटा को राइट कर देगा। सेकंड क्या है, आईओ डिवाइस। आईओ रीड का मतलब क्या होता है, आईओ रीड का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपके डेटा को रीड करेगा। जैसे आपने कंप्यूटर में अपना नाम लिखा, तो आपका कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में जो भी आपने नंबर्स लिखे, उस नंबर्स में से उसने उन नंबर्स को क्या किया, रीड किया। आईओ में से डेटा को क्या करेगा, रीड करना। ठीक है, सेकंड क्या है, आईओ राइट। आईओ में क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा या राइट करेगा। जैसे कि आपने प्रिंट निकाला, तो प्रिंट निकालने वाला ऑपरेशन क्या है, आईओ राइट वाला ऑपरेशन है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, इसमें से क्या करेगा, ये मतलब डेटा को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है या सेंड कर रहा है। जैसे कि मॉनिटर में डेटा को सेंड कर रहा है, आपने अपना नाम लिखा, तो आपका मॉनिटर में आपको नाम दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है, वो क्या है, वो आउटपुट में आपको शो कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, आउटपुट में आपको डेटा को सेंड कर रहा है या राइट कर रहा है। प्रिंटर निकाला, तो आपने क्या कर रहा है, जो भी आपने प्रिंट किया उसने उसको कागज पर राइट करके आपको फिजिकली वो कागज दे दिया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोसेसर के मशीन साइकिल्स होते हैं। तो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर इज ए मशीन विच कैन नॉट ऑपरेट विदाउट इंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी मशीन है वो बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकती। तो उस वो मशीन जो भी साइकिल्स लेगी काम करने के लिए, वो साइकिल्स क्या कहलाएंगे, मशीन साइकिल्स। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे लिख लेना, मशीन साइकिल। तो आर्किटेक्चर वाले पार्ट में से कितना आता है, 50 से 60% पार्ट क्या कवर करता है, आर्किटेक्चर ही कवर करता है। ठीक है, बाकी इन दोनों पार्ट है, प्रोग्रामिंग है और इंटरफेसिंग है, इन दोनों में से कितना आता है, 40 से 50%। देखो 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल में देखो ये स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, DEC मतलब डेक मतलब 10। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होंगे, 10 नंबर्स होंगे। एंड फर्स्ट नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो कितना रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 से लेके 9 तक। ठीक है, तो ऑक्टल में कितने रहेंगे, 0 1 2 3 से लेके कितना, 7 तक। एंड बाइनरी में 0 एंड 1। और हेक्साडेसिमल में 0 1 2 से लेके 9 तक। एंड 9 के बाद में A B C D E F। अब मुझे ये बताओ, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक नंबर आया, और उसके 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। बताओ 10 इज इट न्यू नंबर, ये तो नया नंबर है, नहीं नया नंबर है। डेसिमल नंबर नए कितने नंबर है, 9। और ये जो 1 0 है, ये इन्हीं में से ही बना है। ठीक है, इन्हीं में से ही बना है ये 1 0, ये कोई नया नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब इस जहाँ पे इसके नंबर का एंड आता है, उसका बाद में नेक्स्ट नंबर कितना आया, 10। अगर ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक है, अगर डेसिमल में लास्ट नंबर के बाद कितना आता है, 10 आता है। अगर डेसिमल में लास्ट नंबर के बाद 10 आता है, तो ऑक्टल में लास्ट नंबर के बाद क्या आएगा, कितना आएगा, अरे 7 के बाद 8 आएगा। इसका लास्ट नंबर कहता था, 9 के बाद कितना आया, 10 आया। और ऑक्टल में लास्ट नंबर कितना है, 7 के बाद क्या आएगा, 8।
ऑक्टल का तो 10 ही है, लेकिन वो डेसिमल का कितना है, 8 नंबर है। ठीक है, अब बाइनरी में कितना आएगा, 0 और 1 दो ही नंबर आएंगे। अगर डेसिमल में 10 नंबर है तो बाइनरी में 0 और 1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर। मतलब 1 0, बाइनरी का जो 1 0 है वो कितना नंबर है, डेसिमल का कितना है, 2 नंबर है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में 9 के बाद कितना आता है, 10। 0 1 2 3 9, 9 के बाद जो ये ए है ये क्या है, 10, डेसिमल का 10 है। और बी कितना है, 11, सी कितना है, 12, डी कितना है, 13, ई कितना है, 14 एंड एफ कितना है, 15। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10H, F के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। अब ये 10 के बाद हम क्या लगाते हैं, H। ये H क्या डिफाइन करता है, जो ये 10 नंबर है, ये 10 नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर को ये H क्या रिप्रेजेंट करता है, H। ये वाली जो डिजिट होती है ये तो A B C D E F तक ही होती है, ये H का रिप्रेजेंट करता है। जो 10 क्या है, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। अगर जो ये 10 हेक्साडेसिमल नंबर है ये एक्चुअल में क्या है, डेसिमल का 16, डेसिमल का कितना है, 16 है। अगर मैं बोलूँगा 11H तो वो डेसिमल का क्या है, 17 है। अगर मैं बोलूँगा 12H तो वो कितना है, 18 है। 14H डेसिमल का कितना है, 14H 20 है। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको इसमें याद रखें, 10H 11H 12H 13H 14H। तो 10H किसके बराबर है, 16 के, 11H 17 के, 18 के, 19 के, 20। ये हेक्साडेसिमल और बाइनरी का। अब देखो हमें डेसिमल नंबर कितने होते हैं, हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, 16 नंबर। अब 16 नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बाइनरी के कितने डिजिट लेने पड़ेंगे, 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। अगर मैं बाइनरी के 2 डिजिट लेता हूँ, 0 और 1, तो वो कितने, उससे कितने डिजिट बन सकते हैं, 0 1 0 0 1 0 1 1, कितने, 4 ही अक्षर बन पाए। अगर मैं बाइनरी के 4 डिजिट लूँगा तो उससे कितने अक्षर बनेंगे, तो मतलब कितने, अगर बाइनरी के मैंने 2 डिजिट लिए उससे कितने एक्सप्लेनेशन, कितने वर्ड बने, 4 बने, 4 बने ना डेसिमल के। अब ये 0 0 0 1 1 0 1 1 1, डेसिमल का ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही तो है। अगर मुझे कितने, मतलब कितने डिजिट लेने पड़े, 2 डिजिट लेने पड़े बाइनरी के, तब जाके उससे डेसिमल के 4 डिजिट बन गए। तो ये कहाँ से आया, ये 2 की पावर 2 से आया। अगर मैं बाइनरी के 2 डिजिट लूँगा तो उससे डेसिमल के 4 डिजिट बन जाएंगे। तो अगर मुझे हेक्साडेसिमल मतलब 16 नंबर मुझे बनाने हैं, तो इसका लिए मुझे बाइनरी के कितने डिजिट लेने पड़ेंगे, 2 की पावर 4, मतलब 4 डिजिट लूँगा तो उससे कितने बन जाएंगे, 16 अक्षर बन जाएंगे। मतलब 0 0 0 0 0 0 0 1, ये कितना है 0, ये कितना है 1, 0 0 1 0, ये कितना है 2। तो अगर मैं 0H लिख रहा हूँ, 0H लिख रहा हूँ तो इसका मतलब बाइनरी का क्या है, वो 0 0 0 है। अगर मैं 1H लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 0 0 0 1 है। 2H लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, अब देखो 0 के लास्ट में अगर H लगा तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये 0 कौन सा है, ये 0 हेक्साडेसिमल नंबर का है। अगर इसके बाद अगर हम किसी डिजिट के लास्ट में H लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो डिजिट क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। और हेक्साडेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो आपको कितने 0 लेने पड़ेंगे, 4 0 लेने पड़ेंगे। अगर ये 1H है तो ये 1 कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल का नंबर है। तो हेक्साडेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 बाइनरी नंबर लेने पड़ेंगे। तो उसमें कैसे लिखोगे, 0 0 0 1। 2H मतलब 0 0 1 0, 0 0 1 0। 3H कितना हुआ, 0 0 1 1। लास्ट में कितना आ जाएगा, 9H। तो ये 9H कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 1 0। B कितना हुआ, B कितना हुआ, 11 हुआ, 11 कितना हुआ, 1 0 1 1। और C कितना हुआ,
1100 एंड डी कितना हुआ 1110, ई कितना रहेगा 15 14, तो कितना रहेगा 8 4 1101 1110 एंड एफ कितना रहेगा 1111। अब ये देखो, ये क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम 9 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 9 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 8 कितना होता है 17 हुआ। लेकिन एक्चुअली में आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि हुआ क्या, 9 क्या है, 9 है डेसिमल नंबर सिस्टम का लास्ट नंबर है, क्या नहीं है, डेसिमल नंबर का लास्ट नंबर सिस्टम क्या है 9। अगर हम किसी भी लास्ट किसी भी सिस्टम का कोई भी लास्ट नंबर होता है उसके अंदर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, जिस नंबर को हम ऐड करते हैं वो नंबर 1 से कम हो जाता है। तो 8 क्या हुआ, 1 से कम हुआ तो कितना आया 7, और क्या आता है साथ में, उसके बाद 1 कैरी आती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कैरी कितनी होती है 10 नंबर की होती है, कैरी क्या होती है 10 नंबर की। तो इस 7 के अंदर हम 10 को ऐड कर देते हैं, 1 कैरी होती है ना, तो 1 कैरी मतलब इस 7 के अंदर हमने उस कैरी को ऐड किया, मतलब 10 को ऐड कर दिया, यही तो हुआ। अगर 9 है, 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कैरी कितनी आती है 10 नंबर की कैरी आती है, और 10 नंबर की कैरी किस में ऐड होती है, ये 8 1 से कम हो गया तो कितना आया 7 हुआ, 7 में ये कैरी ऐड हुई तो कितना हुआ 17 हुआ, ठीक है। 7 में ये कैरी ऐड हुई तो कितना हुआ 17 हो गया ना। इसको ऐसे देखो, इसको वैसे मत देखो जैसे तुम करते हो, इसको ऐसे देखो। अब ये 9 क्या है, अगेन लास्ट नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम का लास्ट नंबर 9 है। अगर 9 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो क्या होगा, किसी भी नंबर सिस्टम का जो लास्ट नंबर में अगर आप कोई डिजिट ऐड करते हो, अब किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आप लास्ट नंबर ऐड करोगे तो वो जो नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा। तो 6 1 से कम हो गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जो कैरी कितने नंबर की आएगी 10 नंबर की आएगी, वो इस 5 में ऐड हो जाएगी। तो ऐसे 10 नंबर की कैरी नहीं ऐड करते, हम सोच रहे हैं कि कैरी आ गई तो हम आगे 1 लगा देते हैं, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता है। और अगर अब ये तो था डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम को परफॉर्म करना बहुत इजी होता है क्योंकि हम सारा काम डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं, तो 9 + 6 तुम इजीली बोल दोगे 15 आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 5 + 8 तो आप क्या तुरंत बोल सकते हो 5 + 8 कितना आएगा, ऐसे तो बोल दिया 24, लेकिन 24 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, मुझे क्या चाहिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर ऐड करोगे वो भी हेक्साडेसिमल का ही होगा, तो आंसर किस में आएगा हेक्साडेसिमल में आएगा। ये 8 क्या है, एक्चुअली में 8H है, 8H है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि F तो ऑलरेडी देखने से ही पता लग रहा है हेक्साडेसिमल है, तो लेकिन ये 8 भी क्या है हेक्साडेसिमल में है। तो देखो अगर 9 में 1 ऐड किया तो कितना आया 10 आया, तो F में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10H नहीं आएगा, 10H नहीं आएगा, F में 1 ऐड करोगे तो 10H आएगा, और ये 10H किसके बराबर होता है 16 के बराबर होता है, 16 के बराबर होता है।
15 के बाद कितना आता है, 16 के बराबर होता है। लेकिन ये अपने को लिखना नहीं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। अब आप अगर इस f में 8h करोगे तो ये 8 क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और कैरी कितनी आई, 10h आई, तो ये कैरी इसमें ऐड हो जाएगी, कितना आया, 17h। टाइम लगा। अगर 5 में अगर आप f में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 15h। और ये कितना आ जाएगा, 18h। टाइम लगा इसको करने में। अब बताओ ये जो 17h है ये किसके बराबर है, 17h है, ये किसके बराबर है, डेसिमल का। क्योंकि 10h कितना होता है, 16, 11h कितना हुआ, 11h कितना हुआ, 17, 14h कितना होता है, 20, और 15h कितना होता है, 21, 16h कितना होता है, 22, एंड 17h कितना होता है, 23। h क्या है, 15 में 8 ऐड किया, 23। लेकिन वो 23 क्या है, डेसिमल का। हेक्साडेसिमल का क्या है वो, 17h। तो ऐसे करोगे तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, अगर हेक्साडेसिमल का f दिया है, f मतलब उस हेक्साडेसिमल का लास्ट नंबर, अगर उस लास्ट नंबर में अगर आप 8 ऐड करोगे तो क्या करेंगे हम, उस 8 को 1 से कम कर देंगे और 1 कैरी उसमें ऐड कर देंगे। और जो कैरी होगी वो भी कितनी होगी, 10h की होगी। 10h की कैरी है, हेक्साडेसिमल ही है, ठीक है। तो ये है बेसिक ऑपरेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। माइक्रो प्रोसेसर में हम जितना भी काम करेंगे, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जितनी भी मेमोरी होंगी, उनकी लोकेशंस होंगी, वो दैट आर इन हेक्साडेसिमल नंबर। इसलिए अगर हम मेमोरी में कोई ऑपरेशन रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो मेमोरी अगर 2 से बढ़ रही है, घट रही है, तो हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि बात हम हेक्साडेसिमल में करेंगे, तो हेक्साडेसिमल नंबर में अगर प्लस माइनस हम बहुत फास्ट नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए हम काफ़ी बड़े नंबर्स का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, हेक्साडेसिमल के अंदर उनको ऐड करना, आंसर हेक्साडेसिमल में देना, इनको फास्टली हम सीखेंगे। क्योंकि सारा काम आगे किस में होने वाला है, हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। तो ये तो था बिल्कुल छोटा ऑपरेशन। और यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर ही होना चाहिए। अगर लास्ट नंबर होगा तभी ऐसा रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या हमेशा एफ में 8 ऐड करवाएगा। वो तो सी में भी करवा सकता है, डी में भी करवा सकता है, किस में भी करवा सकता है, या बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। तो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं अभी। ये तो था। एफ में लिखो लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का लास्ट नंबर। देखो एफ में 8 ऐड किया तो क्या हुआ, 8 आएगा, 1 कैरी। आप 5 में एफ में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में 1 कैरी ऐड होगी तो कितना आएगा, 7 आएगा। 6 में 1 ऐड किया तो कितना आएगा, 7 नहीं आएगा, ये 7 आ गया। तो कितना आएगा, 78 एच। और 1 कैरी ऐड हुई ना, तो 1 कैरी इधर आ गया, 178। देखो कैसे हुआ। इसमें एफ में 9 ऐड किया तो कितना आया, 8 आया यहाँ पे। और 1 कैरी आई कितने की, 10h की। ये 10h की कैरी इधर आके एफ में 7 ऐड हुआ तो कितना आया, 6। हाँ, ये 6 आएगा। और ये 1 कैरी आ रही है ऊपर से, और ये 1 कैरी अगर इसमें ऐड होगी इस 6 के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 17, 178, ठीक है। अगेन इसमें मैं एडिशन किसमें करवा रहा हूँ, लास्ट नंबर में, तो आप बहुत इजीली कर पाए, ठीक है। अब ये लास्ट नंबर वाला तो गया क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, सी लूँगा, बी लूँगा। इधर देखो, नीचे वाला नंबर क्या है, एच, ऊपर वाला नंबर भी क्या है, एच। मतलब बोथ नंबर आर हेक्साडेसिमल नंबर। एफ में आप 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और कितनी कैरी आएगी, 1 कैरी आएगी। अगर ये एफ में 1 कैरी गई तो कितना बन गया, 10h नहीं बन गया, 10h बन गया। 10h में 7 गया
10H में आपने 7 ऐड किया तो कितना आया 7 17 70 आ गया, फिर 1 कैरी, फिर कितना आ गया 8 आ गया, फिर 1 कैरी, फिर कितना आ गया 9 है, 8 आ गया, 9 का कितना हुआ अगर 19 आ गया, 19 आ गया क्योंकि ये एफ क्या हो गया फिर 10H, फिर 10H में आपने 9 ऐड किया तो कितना आ गया 19, तो कितना आ गया 19875। अच्छा बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम हमारा, हमें तो बहुत फास्ट ट्रांसफ़र करना है। तो हमें क्या करना है देखो, पहले ई में मुझे सी ऐड करना है। मुझे बेसिक ऑपरेशन क्या पता है, अगर लास्ट नंबर में कोई नंबर में ऐड करता हूँ तो वो नंबर 1 से कम होता है और कैरी जनरेट होती है। तो अगर मैं, एक मिनट, अगर क्या मैं ई में सी ऐड कर सकता हूँ? क्या ई में जब मैं सी ऐड करूँगा तो क्या वो फंडा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ई लास्ट नंबर नहीं है। क्या अगर मैं ई में +1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगेन ये ई क्या बन जाएगा? एफ बन जाएगा अगर मैं 1 ऐड करूँगा। अगर मैं ई में 1 ऐड करूँगा तो मुझे वो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सी में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो सी क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूँ मुझे 3 में 2 ऐड करना, तो आंसर कितना आया? 5। अगर मैं 3 में 1 ऐड करूँ और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा? 4 - 1, 4 + 1, तो कितना आएगा? अगेन 5। तो अगर आप +1 ऊपर वाली टर्म में ऐड कर रहे हो तो नीचे उसको माइनस भी करना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म में से उसको। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये नंबर को, आपको क्या करना है, इसको 1 से बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा? एफ, और इसको घटाओगे तो क्या बन जाएगा? बी। और एफ में बी ऐड करोगे तो क्या आएगा? ए आएगा, ए आएगा, और 1 कैरी आ जाएगी, 1 कैरी 10H की आ जाएगी ना? क्योंकि ई में सी ऐड करूंगा तो वो ऑपरेशन नहीं लगेगा। जो मैंने आपको बताया है कि लास्ट नंबर में अगर आप कोई नंबर ऐड करोगे तो वो नंबर 1 से कम होगा और 1 कैरी जनरेट होगी। लेकिन अगर मैं ई में 1 ऐड करूंगा तो वो नंबर के ई क्या बन जाएगा? एफ बन जाएगा। और अगर मैं ई में 1 ऐड करूंगा तो नीचे से मैं माइनस भी करूंगा वो 1, तो ये एफ बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। और एफ में बी ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ये 1 कैरी आगे जनरेट हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? अब ये 1 कैरी आई तो डी क्या बन गया? ई बन गया। ई बन गया तो ई के अंदर मैंने क्या किया? 1 ऐड किया, तो ई क्या बन गया? एफ बन गया। वो 1 मैं नीचे से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी क्या बन गया? ए बन गया, ए बन गया। अब मैं एफ में ए ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 10 आएगा, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया, और 1 कैरी अगेन फिर आ जाएगी। और ई में, ई के अंदर कैरी ऐड हुई तो क्या, ई क्या हो गया? एफ हो गया। और एफ में अगर आपने ए ऐड किया तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा, फिर 1 कैरी आ गई, 1 कैरी आई तो डी क्या बन गया? ई बन गया। फिर ई बन गया, आपको क्या चाहिए? एफ चाहिए, तो ई में आप 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? एफ, और 5 में से 1 कम करोगे तो कितना बन जाएगा? 4। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम? 5 में 4 ऐड कर रहे हैं, एफ में 4 ऐड कर रहे हैं, और एफ में अगर हम 4 ऐड कर रहे हैं तो एफ + 4 कितना हो गया? 3, और जो कैरी आएगी उसको आगे लगा, तो 1399। आपको बताऊं क्या करना है इस ऑपरेशन में? आप सी को ऐड करके आप मत करना है, क्योंकि अगर आप सी को ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। आप डी में ऐड करना, क्योंकि डी उससे 1 ज़्यादा है। आप सी में क्या ऐड करोगे? डी में कितना ऐड करोगे? 2 ऐड करोगे, और सी में 2 कम किया तो सी क्या बन गया? ए बन गया। तो एफ में ए ऐड किया तो 9 आ गया, 1 कैरी आई तो डी क्या बन गया? ई बन गया। ई में आपने 1 ऐड किया तो एफ बन गया, तो और बी क्या बन गया? ए बन गया।
तो एफ में ए ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर 1 कैरी आएगी, 1 कैरी आएगी तो सी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन अब फिर डी को हम किससे बढ़ाएंगे 2 से बढ़ाएंगे तो डी क्या बन जाएगा ई एफ। तो डी में हम क्या ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे और बी में क्या करेंगे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर बी में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी क्या बन जाएगा 9 बचेगा। तो एफ में 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और 1 कैरी आएगी, और तो कैरी आएगी तो डी क्या बन जाएगा ई बन जाएगा। तो ई बन जाएगा, तो ई बन जाएगा, ई में आप 1 प्लस करोगे और यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 - 3 मतलब एफ प्लस 3 कितना है 2 और 1 कैरी तो कितना आया 1 2 8 डबल 9 9 2 कितना हुआ 11 11 मतलब बी, 11 मतलब बी, 7 4 12 12 मतलब सी, नहीं 7 4 11 अच्छा 11 मतलब बी, और 5 और 6 कितना 11 11 मतलब बी, 8 और 3 11 11 मतलब बी। और ये वाला देखो डी में ई ऐड किया है तो आप क्या करोगे ई को क्या करोगे एफ करोगे, इधर देखो ई को क्या करोगे एफ करोगे और डी को क्या करोगे सी करोगे। और जैसे इसमें सी ऐड होगा एफ में सी ऐड होगा तो सी क्या बन जाएगा बी बन जाएगा, 1 कैरी आएगी, 1 कैरी आई। तो अगर ये कैरी एफ में ऐड हुई तो क्या ये एफ कितना बन गया 10H बन गया, और 10H में सी ऐड किया तो क्या बन गया सी आ गया, सी आएगा। फिर नेक्स्ट कितना आ गया कैरी आई, कैरी जनरेट हुई तो बी में अगर कैरी गई तो बी क्या हो गया सी हो गया, और सी में 0 ऐड किया तो सी आ गया, और ए में 1 ऐड किया तो बी आ गया। ए को आप 1 में ए में 1 ऐड कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो 10 में 1 ऐड कर रहे हो, 10 में 1 ऐड कर रहे हो तो कितना आया 11 11 मतलब बी। इधर देखो मैनुअली में क्या होता है ए माइनस बी करेंगे तो मैनुअल मेथड क्या कहता है, मैनुअल मेथड कहता है कि 96 में से आप 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 - 6 0 आएगा ना, नहीं इधर 2 करो, इधर 2 कर दो तो 6 - 2 कितना आया 4 आया, एंड 9 - 3 कितना आया 6 आया, तो कितना आ गया 64H। ये तो क्या है मैनुअल मेथड। लेकिन ना प्रोसेसर ऐसे नहीं करता, प्रोसेसर जानता ही नहीं है कि होता क्या है सब्ट्रैक्शन, प्रोसेसर सिर्फ एडिशन को ही जानता है। क्योंकि प्रोसेसर को हम कम से कम प्रोग्राम्स देंगे, हम कुछ ना कुछ ऐसे ही करते हैं ताकि प्रोसेसर को कम काम करना पड़े। तो हमने सिर्फ प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर को क्या सिखाया, उसको यही सिखाया कि तुझे ऐड करना ही है, उसको नहीं सिखाया कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये सब्ट्रैक्शन मुझे तो करना आता है लेकिन प्रोसेसर को नहीं आता, प्रोसेसर को क्या आता है सिर्फ ऐड करना आता है। तो प्रोसेसर क्या करेगा ए में क्या ऐड करेगा -b, ए में क्या ऐड करेगा -b। अगर ए में -b ऐड करेगा तो क्या आएगा a - b तो आएगा। लेकिन प्रोसेसर -b को क्या समझता है, अगर हम कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर होता है, अगर हम उसका क्या करें 2's कॉम्प्लीमेंट करें, अगर किसी भी नंबर का हम ये 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या होता है उस नंबर का क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, उस नंबर का क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। कोई भी नंबर है किसका भी अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगर आप उस नंबर को किसी में ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा a - b वाला ही मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 32 का क्या करना पड़ेगा 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और 32 का जो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा -32, क्या होगा -32। अब देखो 2's कॉम्प्लीमेंट करते कैसे हैं, 32 है, अब 32 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, 32 में बाइनरी के अंदर आप इस 2 को कैसे लिखोगे, क्योंकि 32 क्या है h है ना, तो 2 क्या आएगा 0 0 1 0 आएगा, और 3 क्या आएगा 0 0 1 1। ठीक है, ये क्या आ गया बाइनरी, बाइनरी आ गया। अब अगर इसका बाइनरी नंबर करोगे इसके बाद क्या करोगे इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करोगे, क्या करोगे 1's कॉम्प्लीमेंट। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं बाइनरी नंबर का उल्टा कर देते हैं, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर देंगे, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये आ गया, ये क्या आ गया इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका। अब इस 1's कॉम्प्लीमेंट को 2's कॉम्प्लीमेंट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि 96 में से आपको 32 माइनस करना है तो आप 32 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने में कितना टाइम लगाओगे, 2 मिनट तो लगा ही दोगे।
इधर तो लगा ही दोगे, तो फिर ये तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। आप 2 मिनट इधर लगाओगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 4-5 मिनट लग गए इसको करने में, लेकिन हमें तो क्या चाहिए आंसर 1 मिनट में चाहिए। तो हम बार बार इसका टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की? शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी नंबर दिया होता है, जैसे कि ये 32 है, 32 नंबर दिया हुआ है, तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से 15 में से, और जो लास्ट डिजिट है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से 16 में से। लास्ट डिजिट है उसको सब्ट्रैक्ट करो 16 में से, मतलब 10h में। अब बताओ, अगर आप 10h में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 10h कितना है? 16 माइनस 2, 6 में से 2 गए कितना हुआ? 16 में से 2 गए कितना हुआ? 14। 14 कितना होता है? ई होता है। और अगर आप 15 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हुआ? 12 कितना होता है? सी होता है। तो देखो सी आ गया। 14 क्या हुआ? ई। तो ये सी ई क्या है? ये सी ई डेसिमल के अंदर कितना है? माइनस का 32। डेसिमल का माइनस 32, हेक्साडेसिमल इसका ये कितना है? हेक्साडेसिमल ये कितना है? डेसिमल का नहीं, सॉरी, हेक्साडेसिमल का ही, हेक्साडेसिमल का ही। हेक्साडेसिमल का माइनस का 32 बराबर है किसके? सी ई के। क्योंकि माइनस 32 का जब मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ गया? सी ई आ गया। आ गया ना? टूज कॉम्प्लीमेंट किया, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट किया, तो फिर फाइनली क्या मिला मुझे? सी ई। अब मैं 96 में क्या ऐड करूंगा? सी ई। ठीक है। और ये जो सी ई है ये माइनस 32 का क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट। 32 का, ओनली 32 का, ओनली 32 का टूज कॉम्प्लीमेंट है ये सी ई। अब आप 96 में क्या ऐड करोगे? सी ई ऐड करोगे, तो आंसर क्या आना चाहिए? अगेन 64 आना चाहिए। यही तो आना चाहिए आंसर, क्योंकि ये सी ई क्या है? माइनस 32 ही है। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा? माइनस 32 को नहीं जानता। अगर उसको नेगेटिव करना है तो वो मतलब 32 का क्या करेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसको फिर ऐड कर देगा। तो ऐड करो, ऐड करो इसमें। ई में आप 1 ऐड करोगे और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप क्या करोगे? एफ में क्या ऐड कर रहे हो? 5 ऐड कर रहे हो, और एफ में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 1 कैरी गई, 1 कैरी गई, तो सी कितना हो गया? डी हो गया। डी हो गया। डी में आप कितना ऐड करोगे? 2 ऐड करोगे, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 9 में से 2 गए 7, तो एफ में कितना ऐड कर रहे हो आप? 7, तो कितना आएगा? 16, 6 आएगा। तो और 1 कैरी आएगी, 1 कैरी आएगी। इस कैरी को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। हाँ, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। डिस्कार्ड दिस कैरी। यहाँ से बोरो लोगे, वो बोरो क्या लोगी? डेसिमल के अंदर अपने हासिल जब लेते हैं तो वो 10 की होती है, और हेक्साडेसिमल में वो हासिल होती है 10h की। तो ये 10h अगर 4 में ऐड होगा तो कितना हुआ? 14h हुआ। 14h में से अगर 7 गए तो कितना हुआ? 14h कितना होता है? 20 होता है, तो 20 14h होगा ना। ये 10h, अगर यहाँ से आप 10h को इसमें पहले हासिल ऐड करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर है 4, यहाँ पे है 7, आप इसमें से घटा नहीं सकते, तो यहाँ से आप क्या लोगे? बोरो लोगे। बोरो लोगे, तो बोरो लोगे तो कितनी आएगी? बोरो 10h की आएगी बोरो। 10h में आप 4 ऐड करो तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14 कितना होता है? 20 नहीं होता? 14h 20 के बराबर है डेसिमल के। 14h 20 के बराबर है डेसिमल के। और बीच में से 7 गए, कितना आया? 13। तो 13 क्या होता है हेक्साडेसिमल का? डी होता है। और यहाँ से जब हासिल ली तो ये 8 कितना हो गया? 7 हो गया, और 7 में से 3 गए 4, 4D। ये तो हुआ मैनुअली, लेकिन अब यहाँ पे कैसे करना है? आपको इस 37 का क्या करना है? इसमें
फर्स्ट नंबर को एफ में से, सेकंड नंबर को 10H में से माइनस करना है। ये 15 16। अब बताओ इधर 16 में से 7 गए और 15 में से 3 गए, 12 C9। तो ये C9 कितना हुआ, इसका 30 माइनस का 37 का क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस C9 को क्या करूँगा, इसमें ऐड कर दूँगा, तो देखो 9 और 4 कितना हुआ, 13 क्या हुआ, D हुआ। और 8 और C कितना हुआ, 8 और C आप कैसे ऐड करोगे, C में कितना ऐड करोगे, 3, D E F 3 ऐड करोगे और 8 में से कितना करोगे, 3 माइनस, तो 5। तो F में आप कितना ऐड कर रहे हो, 5। तो F में अगर 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 और 1 कैरी आएगी। कैरी को क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे।